तौहीन कर दी। बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने कि लफ्ज तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वजीर आजम साहब की तौकीर है, इसमें वजीर आजम साहब की इज्जत अफजाई है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है, इस तरह का कोई इस्तेकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। NRO किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। यह हस्ब इख्तिलाफ को मैं इतना जरूर कहूँगा, कम अज कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। आज बहुत ही वाज़ेह और दो टोक बयान कह लें या पर हुकूमत और अपोजिशन को पैगाम कह लें, चेयरमैन नैब की जानिब से जो दिया गया, जो बात कही गई, और उसमें ये बात कही गई कि अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नैब में आ सकते हैं तो फिर वजीर आजम क्यों नहीं आ सकते हैं। यकीनन अब से एक दो रोज पहले जो एक बयान, एक बात वफाक वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से आई, और उसी तनाजुर में इसी को लिया जा सकता है जो चेयरमैन नैब ने बात कही है। और इसके ऊपर हम ये भी देख लें कि जो उन्होंने कहा कि चैनल और अखबारों में हेडलाइन थी कि नैब ने वजीर आजम की तौहीन कर दी है, तो इसमें बहुत ही सादा लोग हैं जिन्होंने लफ्ज तौहीन इस्तेमाल किया। ये वजीर आजम की तौकीर और इज्जत है। इसके साथ साथ उनका यह कहना था पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन पर अमल दरामद किया जा रहा है, नैब किसी NRO का हिस्सा नहीं बनेगा। यह बहुत ही आम बात आज कही है चेयरमैन नैब की जानिब से कि किसी भी NRO का हिस्सा नैब कम अज कम नहीं बनेगा, और नैब इंतकाम पर यकीन नहीं रखता है, ना ही किसी की जाती जायदाद के लिए किसी से इंतकाम लिया जा रहा है। यह कहना भी दुरुस्त नहीं है कि नैब का झुकाव किसी पार्टी या हिज़्ब इक़्तिदार के साथ है। हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से कोई दबाव नहीं है, अगर आया तो नैब कभी सरनगू नहीं होगा। यह बात हम वक्तन फवक्तन सुन रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से कि नैब को हुकूमत या जो हुकूमती पार्टी है, हुकूमती जमात है, वो कंट्रोल कर रही है। तो जो ये बात चेयरमैन नैब की जानिब से कही गई है कि हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से कोई दबाव नहीं, और अगर आया भी तो नैब किसी के आगे सरनगू नहीं होगी, तो यकीनन यह अपोजिशन के लिए भी एक पैगाम है। और फिर जिस तरीके से वजीर आजम इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर रेफरेंस के अंदर उनका केस नैब में है और उनको उसका सामना है, और जिस तरीके से हुकूमती वजीर की जानिब से जो बात कही गई इस केस से मुताल्लिक, उसकी भी काफी ज्यादा निशानदेही और उसकी क्लैरिफिकेशन भी चेयरमैन नैब ने दे दी है। इसी चीज के ऊपर जिस तरीके से चेयरमैन नैब ने कहा कि अपोजिशन नैब को मंशा बम से तशबीह ना दे, हाइड्रो बम और नाइट्रोजन बम कह सकते हैं, और जो कि एहतसाब इस वक्त कर रहे हैं। तो इस पर आज चेयरमैन नैब की जानिब से बहुत ही दो टोक बात कही गई है, और वो अपोजिशन के लिए भी पैगाम है, वो हुकूमत के लिए भी पैगाम है कि नैब किसी भी तरीके से झुकाव का सामना उसको नहीं है। वो झुकाव किसी तरफ नहीं है, बल्कि दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम वो कर रही है, और वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स नियो न्यूज नसरुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ साथ इम्तियाज आलम साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, मैं आपसे आगाज करता हूं। आज चेयरमैन नैब की जानिब से जो बात कही गई है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? दोनों के लिए पैगाम समझते हैं, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद, बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये खुशी की बात होगी कि हमारे इदारे वाकई इतने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो जाएं, जिसका आज इशारा चेयरमैन नैब ने दिया है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप इस वक्त की भी हालात देखें मुल्क के अंदर, तो आप ये कहना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि हमारे यहाँ इदारे इतनी ही आज़ादी के साथ, ख़ुद मुख्तारी के साथ और अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो सारे अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। अलबत्ता ये एक इम्प्रेशन ज़रूर मिला है आज के उनके इस बयान से, क्योंकि बड़ी सख्त तनकीद का सामना था चेयरमैन नैब को और नैब के इदारे को अपोजिशन की तरफ से, और फिर हुकूमत की तरफ से भी इस किस्म का बयान आना कि वज़ीर आज़म की इज़्ज़त है। और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी स्टेटमेंट जब सामने आई, तो ये इस इम्प्रेशन को ज़ायल करने की एक कोशिश है कि जिसके नतीजे में अपोजिशन जो बार बार इल्ज़ामात आयद कर रही थी कि सिर्फ अपोजिशन के लोगों का ही
एहतसाब किया जा रहा है, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। अगर एक लम्हे के लिए नैब के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त मान लिया जाए कि बिला तफरीक सब का एहतसाब हो रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको जवाब नफ़ी में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब में किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगे या अपोजिशन में बैठे हुए लोगों के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, ख्वाजा साद रफ़ी गिरफ्तार हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ी गिरफ्तार हैं, कराची में कुछ गिरफ्तारियां आपको पता पीपल्स पार्टी के लोगों की हो चुकी हैं। शायद खाकान अब्बासी को तलब किया गया, मुफ्ता इस्माइल साहब को तलब किया गया LNG केस के ऊपर, वो उनको भी सामना है इन्हीं केसेस का। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं या हुकूमत के साथ हैं, अगर उनके खिलाफ कोई इंक्वायरीज भी चल रही हैं तो किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और जब गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और ना ही उस हवाले से इतने स्पीडी केसेस चल रहे हैं, तो फिर अपोजिशन को ये कहने का मौका मिलता है कि एहतसाब सिर्फ जो है वो अपोजिशन के लोगों का हो रहा है, हुकूमत के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब के खिलाफ एक चीज जो चेयरमैन नैब ने कही और अपोजिशन जो इल्जाम बार बार आयद कर रही है PMLN की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि नैब जो है वो हुकूमत के जेरे असर है या हुकूमत का दबाव है। चेयरमैन नैब ने आज एक बात कही कि उन्होंने कहा कि किसी भी हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से कोई दबाव नहीं है और अगर कोई दबाव आया भी तो वो उसके सामने सरनुगू नहीं करेंगे। तो किस बात को दुरुस्त माना जाए, अपोजिशन की बात को या चेयरमैन नैब की बात को? देखिए, मेरे ख्याल में हर इदारा आपके यही कहता है कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, NROs होते रहे, मुकदमात बनते और ख़त्म होते रहे और दबाव मुख्तलिफ क्वार्टर्स से आते रहे हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में ऐसे 2-2-4 वाला ये मामला नहीं है कि आप मुझसे कहें कि किसी इदारे के ऊपर दबाव होता है या नहीं होता, तो मैं कहूँ जी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी ऐसी सूरत हाल आई नहीं है। अल्लाह करे ऐसी सूरत हाल आ जाए जिसमें मैंने पहले कहा कि इदारे इतने ही आज़ादाना काम कर सकें और उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। लेकिन आपने देखा कि बहुत से ऐसे फैसले भी माजी में आए, बहुत से ऐसे मुकदमात के फैसले आए और बहुत से ऐसे नैब के केसेस के फैसले सामने आए जिसके नतीजे में लोगों को शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहना अच्छा तो बहुत लगता है कि नैब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन अमलन शायद कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे खदशात भी मिलते हैं, कुछ ऐसे सवालात भी उठते हैं जिसकी बिना पे ये कहा जा सकता है कि शायद कहीं ना कहीं किसी कारण से कोई ना कोई प्रेशर ज़रूर आता है, जिसके नतीजे में जो सूरत हाल आज आपके सामने है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप माजी की तारीख देखें तो उसमें भी आपने देखा होगा जब पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बन गई थी तो सारे केसेस मेरे ख्याल में आपको ख़त्म होते बिल्कुल नज़र आए होंगे। और आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन पे बहुत सुस्त कार्रवाई है या जिन पे ना होने के बराबर कार्रवाई है, और अगर आमदन से ज़ायद असासे शहबाज शरीफ साहब से पूछे जा सकते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाकी हुकूमत में बैठे हुए शायद ज़्यादा लोगों से पूछे जा सकते हों। लेकिन आपको ये सूरत हाल भी कोई ऐसी नज़र नहीं आती जिसमें आप कह सकें कि हर चीज़ अक्रॉस द बोर्ड हो रही है और बिल्कुल शफाफ तरीके से बगैर किसी दबाव के एहतसाब का अमल आगे। ठीक है, आपने कहा कि अल्टीमेटली इस स्टेटमेंट और जो बातें चेयरमैन नैब की जानिब से कही गई उसके बावजूद भी इत्मीनान कर लेना और ये समझ लेना कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, उस पर नहीं दिल नहीं मानता और वो यकीन भी नहीं आता और नजर भी नहीं आता। इम्तियाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। ये फरमाइएगा, नसरुल्लाह मलिक साहब की बात आपने सुनी, लेकिन चेयरमैन नैब की जो आज गुफ्तगू रही है, इन बातों के बाद चाहे वो अपोजिशन हो और फिर हेलीकॉप्टर रेफरेंस में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब की जानिब से आने वाला बयान, दोनों के लिए आज पैगाम था चेयरमैन नैब की जानिब से, चाहे वो हुकूमत में हो या फिर अपोजिशन के लिए। क्या चेयरमैन नैब के इस बयान के बाद तमाम चीजों को हम समझ लें कि एहतसाब बाकी अक्रॉस द बोर्ड है और नैब का इदारा किसी दबाव का शिकार नहीं है? कि खुशी से भर न जाते अगर एतबार होता। अभी तक तो सारा यकतरफा चल रहा था, अकाउंटेबिलिटी का अमल, एहतसाब का अमल। अब जब अवामी दबाव आया, तनकीद हुई, शोर बिचा कि ये क्या हो रहा है तमाशा, एहतसाब के नाम पर अपोजिशन ही कटहरे में खड़ी है, तो ख्याल आ गया हमारे जस्टिस साहब को, जावेद इकबाल साहब को, कि भाई नहीं हम तो उन्हें भी रखेंगे, मेरा इमरान खान को। और इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस को केस है,
ये नैब ने बनाया हुआ है, जो नैब का शायद इस्तेकाक भी ना हो। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप ये ड्रामाबाजी बंद करें, नैब के कानून की इस्तेलाह हो, इसे ठीक बनाया जाए। अभी आपने पकड़े हुए लोगों को, शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या केस है अब तक, मुझे बताइए। ऐसी आपने पकड़ा हुआ है लीडर ऑफ द अपोजिशन को, दुनिया में आपका मजाक उड़ रहा है कि सारी अपोजिशन जो है कटहरे में खड़ी है और एक इमरान खान है और उनकी हुकूमत है, और उनके साथ बड़े बैठे हुए हैं, मोमिनीन बैठे हुए हैं। क्या जो उनके केसेस हैं उसमें नैब क्या कर रहा है, केपी पे कितने रेफरेंसेस चल रहे हैं, कि सिर्फ सिंध पे अताब है और पंजाब पे अताब नाजिल हुआ है। होना चाहिए, जो करप्ट हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए, लेकिन इस तरीके से बैलेंस नहीं होता। लेकिन चेयरमैन नायब तो ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब का नाम है और हेलीकॉप्टर रेफरेंस में इशारा वहीं पे ही था, उसी की तरफ था, तो इससे तो उनकी इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है और बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। क्या कानून सबके लिए एक है? ये इनके अपनी नजरों में वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान आलमी रहनुमा की नजर में कोई वकार बुलंद नहीं हो रहा पाकिस्तान का। वहाँ नजर आ रहा है कि सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। ये ऐसे लगे हुए हैं टटर करने पे, इस टटर से कोई फायदा नहीं है, इस तरह बैलेंस नहीं होगा। पकड़े डिफेंस मिनिस्टर को, पकड़े चीफ मिनिस्टर केपी को, पकड़े इमरान खान को, गिरफ्तार करें ना इमरान खान को। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया हुआ, इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सकते? गिरफ्तार करें। ऐसे लगे हुए हैं, ये ड्रामा लगाया हुआ है पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर। ये पहले भी हम देखते रहे, अब भी चल रहा है। ये सारा सियासी मामला है, सारा पाखंड है ये। तो आप कहते हैं इम्तियाज साहब कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अगर जो रेफरेंस चल रहा है उसमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए ना आपको? अब पकड़े ना, उन्हें भी शहबाज शरीफ को पकड़ा नहीं, लीडर दी अपोजिशन को उन्हें भी पकड़े, पकड़ ले ना। इतनी तकड़े हैं ये, पकड़ के दिखाएं। तो फिर अगर चेयरमैन नायब के स्टेटमेंट्स के बावजूद भी यकसा एहतसाब के ऊपर चेयरमैन जो है नायब है, पकड़े ना, नवाज बुलाए ना, पकड़े ना, उन्हें भी बख्तर गाड़ी बंद गाड़ी में डाले और जेल में डाले। जरा इमरान खान वजीर आजम को, अगर नायब के चेयरमैन से तकड़े हैं, उन्हें अगर हेलीकॉप्टर का गलत मिसयूज किया और लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया स्टेट को, तो पकड़े। पकड़ते क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या इल्जाम इससे बड़े हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब, अब अगर यहां पर इस नुक्ते के बाद भी कि जब चेयरमैन नायब खुद कहें और उस पर भी यकीन ना आए कि यकसा एहतसाब हो रहा है, तो फिर ये यकसा एहतसाब के ऊपर चेयरमैन नायब के अलावा और कौन कहे और वो कैसे नजर आए कि एहतसाब की यकसानियत नजर भी आए कि बाकी एहतसाब सबका यकसा हो रहा है। और जिस तरह से इम्तियाज साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो वजीर आजम इमरान खान साहब को भी इसी तरीके से गिरफ्तार करें जैसे कि अपोजिशन लीडर को किया है। देखिए, इम्तियाज साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी समझने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और आप बिला तफरीक एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ सकते हैं तो आप लीडर ऑफ द हाउस को भी पकड़ें, उसको भी आप गिरफ्तार करें, उसको भी ले जाएं, उसकी तफ्तीश करें। बात बड़ी वाज़ेह है। लेकिन देखिए मसला क्या है? मसला ये है कि हम शायद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की हमें पूरी कौम को, इदारों को आदत पड़ गई है। हर चीज़ आपके सामने है। बड़े बहुत से ऐसे मुकदमात हैं, नंदीपुर का केस आपके सामने पड़ा हुआ है, जुल्फी बुखारी साहब का केस था और बेशुमार केसेस हैं। शायद आपका प्रोग्राम इतना टाइम भी उसमें नहीं होगा कि आप सबके नाम ले सकें, लेकिन उन केसेस में क्या पेशरफ्त है, कितनी तेजी है, कितनी जल्दी फैसले हो रहे हैं। और फिर देखिए, आप कहते हैं कि जो फलां शख्स ने अगर बिल्डिंग बनाई है, उसने नक्शे के बगैर बनाई है, तो आप उसको फौरी गिरा देते हैं ना। आप पूरे मुल्क में गिरा रहे हैं, लेकिन आप एक बिल्डिंग के बारे में कहते हैं नहीं जिसकी आप रिव्यू करवा लीजिएगा, इसका जुर्माना अदा कर दीजिए। आप एक केस में कहते हैं कि जी आपके पास एहसास से आपने शो नहीं किया, आपने जुर्माना अदा कर लें और एफबीआर से अपना जुर्माना अदा करके अपने आप को क्लियर करवा लें। दूसरे को आप कहते हैं कि आपने एहसास से शो नहीं किया, आपके खिलाफ क्यों ना रेफरेंस भेज दिया जाए। यानी ये चीज़ें आपके सामने हैं। एक शख्स की आप लंदन में फ्लैट्स निकालते हैं, आप कहते हैं इसके नैब को केस भेज दिया जाए। दूसरे शख्स का आप लंदन की प्रॉपर्टी निकालते हैं, आप कहते हैं नहीं आपको नायल तो कर दिया गया लेकिन आपको रेफरेंस आपके खिलाफ नहीं भेजा जाएगा।
तो ये सारी चीजें इस बात का तकाजा करती हैं कि सवालात आपके ऊपर उठेंगे। ठीक है और मेरे नसरुल्लाह ख्याल साहब, में वक्त सवालात बड़ा आपने कहा, वाज़ेह पैगाम देता है। सवालात उठेंगे, आप ये बात करें। मैं एक सवाल करूंगा और उसी चीज को मैं इम्तियाज साहब की तरफ भी ले जाऊंगा। आज चेयरमैन नैब की तरफ से एनआरओ के ऊपर भी बात हुई। मैं जरा प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि अगर वो एनआरओ वाला सिर्फ चेयरमैन नैब की वो बात अगर वो क्यों कर ले, तो मैं नसरुल्लाह साहब आपके जवाब के बाद उसको दोबारा प्ले करवाऊंगा। लेकिन ये जो एनआरओ वाली बात चेयरमैन नैब ने कही कि एनआरओ में कम अज कम नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा, मैं जरा आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। मैं फरीद रईस साहब आपसे अर्ज करूं, अगर एनआरओ होना है, कहीं हो चुका है या किसी ने करना है, तो वो ना एनआरओ चेयरमैन नैब ने करना है, ना एनआरओ वो मुराद सईद ने करना है, ना वो एनआरओ इमरान खान साहब ने करना है। एनआरओ जहां होना है वहां हो जाना है। माजी में भी जब ऐसे एनआरओज होते रहे या कुछ चीजें मुफाहमत से तय पाती रही, कौन कौन उसमें शरीक था, कौन फैसले करता था, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। चेयरमैन नैब कह रहे नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा। मलिक साहब, मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस नुक्ते की तरफ दिलाना चाह रहा हूं और आपका तजिया चाह रहा हूं उस चीज के ऊपर कि नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो फिर आपको ऐसे केसेस जब जाते हैं ट्रायल पे या आला अदालतों में, फिर ऐसे केसेस उड़ जाते हैं ना। देखें, उसके लिए एनआरओ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी तफ्तीश, आपका रेफरेंस इतना वीक होता है कि जाके जिस पार्टी ने एनआरओ लेना होता है या जिसको कुछ आपने रिलीफ देना होता है या जिसको मिलना होता है, वो आराम से जाके आला अदालतों में उसमें से अपने आप को निकाल लेता है। तो इसलिए उसको आप क्या नाम देंगे? फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास लोग काम है, फिर आप कहते हैं नहीं हमारे पास तफ्तीश के ज़राए तरीकाकार काम है, हमारे पास उतनी मजबूत टीम नहीं है, प्रोसिक्यूशन हमारे पास इतनी मजबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर किस बात की निशानदेही करती हैं? लेकिन शुरू में आप कहते हैं आज चीमा साहब ने अरबों रुपए की जायदाद बना ली थी, मुल्क से बाहर भी, ऑस्ट्रेलिया में, चलते चलते आप कितने करोड़ पे आ चुके हैं आपको बखूबी पता है। इसलिए मैं समझता हूँ बहुत सारी चीजें जब आप दावे जरूर करते हैं लेकिन अमलन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि दावे होते हैं लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। अगर हम जो बात एनआरओ की कही गई है, क्या हमारे पास वो क्लिप है, हम चला सकते हैं प्रोड्यूसर साहब उसको? अगर हम एनआरओ वाली बात को दोबारा चला लेते। अच्छा जी, चले दोबारा सुना देते हैं जी। चेयरमैन साहब की वो बात है, उसी में मलिक साहब जरा सुन लेते हैं दोबारा, फिर आपकी तरफ आता हूं। और इम्तियाज आलम साहब को भी हम कोशिश करते हैं कि इम्तियाज आलम साहब को भी दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप कर गई है, क्योंकि एक बड़ी आम बात है। आपने जो बात कही और जिस तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर एनआरओ होना है और जहां पर वो होना है और जिधर वो अगर होता रहा है, अगर हुआ माजी में भी, तो उसके अंदर जो नैब है उसका फिर कहीं पे अमल दखल होगा नहीं उस चीज के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी चीजें डिसाइड हो चुकी होंगी। जरा सुनते हैं एक बार फिर चेयरमैन नैब की जानिब से आज जो बात की गई और स्पेशली जो एनआरओ वाली बात है उस पर, और फिर मैं दोबारा नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ आता हूं। नैब ने वजीर आजम साहब की तौहीन कर दी। बहुत सादा लोग हैं जिन्होंने के लफ्ज तौहीन इस्तेमाल किया है। इसमें वजीर आजम साहब की तौकीर है, इसमें वजीर आजम साहब की इज्जत अफजाई है। अगर कायदे हस्ब इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है, इस तरह का कोई इस्तेकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि वो नैब की कार्रवाई का सामना न करे। एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, किसी को भी दे, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। यह हस्ब इख्तिलाफ को मैं इतना जरूर कहूंगा, कम अज कम नैब को मंशा बम तो नहीं कहना चाहिए। नसरुल्लाह साहब, एनआरओ किसी भी शक्ल में हो, कोई भी दे, नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा। यकीनी बात है नैब उसका हिस्सा नहीं होगी। नैब को तो बताया जाएगा मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे चीजें जो कह रहा हूं वो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब का केस है, हेलीकॉप्टर केस है, आप उससे पहले चले जाएं। वफाकी वज़रा बार बार एक बात कहते हैं कि इस वक्त जो बड़ी पार्टीज हैं जिसमें जरदारी साहब हैं पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, इस हवाले से वो वाज़ेह कह चुके हैं कि या वो फैसला कर लें कि उन्होंने घरों में बैठना है या जेलों में जाना है। ये चीज़ किस चीज़ का पैगाम है? इसको आप किस अंदाज से इसका तजिया करेंगे कि जब वफाकी वज़रा ये खुद बात कहें कि भाई वो खुद फैसला करें, ये लीडर्स, कि इन्होंने घरों में आराम से अपनी जिंदगी अपनी बाकी गुजारनी है या जेलों में गुजारनी है। ये किसी एनआरओ का नाम है या किसी सेटलमेंट का नाम है, ये किस चीज़ का नाम है? तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने कुछ और नज़र आती हैं, पसे पर्दा कुछ और होती हैं। इसलिए मामला शायद उस तरह से नहीं होते जिस तरीके से कहे जाते हैं। अच्छी बात है अगर चेयरमैन नैब ये समझते हैं कि वो वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो बाबर अवान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो नज़र गोंदल साहब का केस पेंडिंग पड़ा EOBI का,
उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, वो पंजाब के सीनियर वजीर का केस के खिलाफ भी फैसला कर सकते हैं, वो KPK के जो वज़ीर-ए-आला हैं उनके खिलाफ भी केस कर सकते हैं, वो पेशावर मेट्रो के लोगों को भी उसके ऊपर भी जो उनकी कार्रवाई उसको आगे बढ़ा के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स वहाँ से पकड़े जाने चाहिए थे, अब तक पकड़े जा चुके होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM KPK का गिरफ्तार हो चुका होता कि जो कुछ वहाँ पे मामलात थे। फिर जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई जो है वो बिलियन ट्री के हवाले से, उस पर नैब कार्रवाई कर चुकी होती, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें अगर हो चुकी होती तो शायद आज चेयरमैन नैब के बयान की ज़्यादा अहमियत होती और आप और मैं बैठ के उनको अप्रिशिएट कर रहे होते कि भाई हम वाकई उस तरफ चल पड़े हैं जहाँ सब लोगों का बिला तफरीक एहतसाब होगा। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स न्यू न्यूज हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत शुक्रिया इम्तियाज आलम साहब आपका भी। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे असगर खान अमल दरामद केस के हवाले से कि अमल दरामद केस के अंदर जहां FIA की जानिब से सिफारिश की गई कि बंद कर दिया जाए, वहीं असगर खान के जो लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है और इस बात का इजहार किया गया है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। रुकावटें क्या हैं, किस वजह से FIA की जानिब से ये सिफारिश की गई है, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। बात करेंगे असगर खान अमल दरामद केस के हवाले से जिसमें FIA की जानिब से बंद करने की सिफारिश और लवाहिकीन मंतकी अंजाम के ख्वाहिशमंद। असगर खान के लवाहिकीन की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त है और वो दी गई जिसमें कहा गया कि अमल दरामद केस बंद नहीं होना चाहिए। साबिक फौजी अफसरान ने जुर्म अदालत में तस्लीम किया, ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लवाहिकीन का मौकिफ, रकूम की तकसीम में मुलव्विस सियासतदान और फौजी अफसरान को बेनकाब होना चाहिए। लवाहिकीन का यह मौकिफ अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के अंदर असगर खान ने जमहूरी निजाम को गैर कानूनी मुदाखलत से पाक करने की जिद्दोजहद की, पाया तकमील तक ना पहुंची। 29 दिसंबर 2018 को FIA ने सुप्रीम कोर्ट में नाकाफी शवाहिद होने की बिना पर केस बंद करने की इस्तदा की। 1996 में असगर खान ने आला अदलिया में 1990 इंतखाबात ने पैसा तकसीम करने से मुतालिक पिटीशन दायर की थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी असगर खान केस का फैसला सुनाया था। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तजियाकार एजाज सैयद साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी है। बहुत शुक्रिया आपका एजाज मेरे साथ इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। मुझे जरा बताइएगा कि FIA ने तो सिफारिश कर दी है कि नाकाफी शवाहिद है, जबकि असगर खान के जो लवाहिकीन हैं वो बजिद हैं और उन्होंने दरखास्त भी दायर कर दी कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल रईस, ऐसा ही हुआ है, लेकिन जो उन्होंने दरखास्त दायर की है, मुझे लगता है कि शायद अगले 28 साल बाद भी रईस आप या कोई और साथी हमारा प्रोग्राम कर रहा होगा कि उनको सजा मिली या नहीं मिली, और उस वक्त तक न जाने कितने लोग वो वफात भी पा चुके हों। और वैसे भी इस केस के जो इनिशिएट करने वाले थे असगर खान, वो खुद फौत हो चुके हैं, अब उनके बच्चे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जिस दिन ये फैसला आया था, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, तो असगर खान खुद भी ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू भी हमें दिया था और वह ज़्यादा पुश नहीं कर रहे थे कि इस केस में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको सज़ा मिले और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और वो समझते थे कि ये मामला शायद इधर हो गए। ये इंटरव्यू की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमें पता है कि सारे मामले में कितना दबाव रहा है खुद असगर खान के ऊपर, उनके ख़ानदान के ऊपर, और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि ये केस इंसाफ के लिए कितना मुश्किल था। कि आप देखिए 28 साल बाद आज भी आप प्रोग्राम रेज कर रहे हैं और इंसाफ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे लेने वालों के बारे में तो कोई सबूत नहीं मिला जो कि FIA कहती है, लेकिन पैसे देने वालों ने तो सबूत दिया खुद मानकर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला दिया उसमें उन दोनों को, जनरल असलम बेग साहब को और जनरल असद दुरानी साहब, दोनों को गिल्टी करार दिया। गिल्टी करार दिए हुए अफराद, वो उनके खिलाफ FIA कोई कार्रवाई नहीं कर सका। लेकिन अगर असगर खान साहब की जिंदगी के अंदर अगर उनकी जो केस उन्होंने किया वो पाया तकमील तक ना पहुंच सका, तो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उनके बेटे बेटियां और जो लोग इनके ऊपर जो दरख्वास्त दी है, वो किस हद तक फिर पुरुमीद है और किस बुनियाद पर उन्होंने दरख्वास्त दी कि उनकी मौजूदगी में या कम अज कम उनकी हयात में इसमें यह केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। देखिए, मैं क्रेडिट देता हूं असगर खान के अहले खाना को कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो चाहते हैं कि उनके जो बड़े थे असगर खान, वो इस केस को लेके आए थे। तो वो चाहते ये हैं, जो मुझे तासुर मिला है इनकी दरखास्त के जरिए, कि वो इसके जो मुजरम हैं उनको
गिरफ्तार होता या सजा पाता हुआ देखना चाहते हैं। और पाकिस्तान में अपना जाती मफाद के पीछे लोग भागते हैं एक्सक्यूज मी, अपने जाती मफाद के पीछे लोग भागते हैं। तो ये बड़ी रेयर किस्म का वाकया है कि जिसमें इनके जो लवाहिकीन है उनका जाती मफाद इसमें कोई नहीं है, ये पाकिस्तान का मफाद है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 2012 और 13 में जो आया, तफसीली फैसला आया, उस पर भी पूरा क्रेडिट है। अगर आप वो फैसला पूरा पढ़ लें तो वो भी बड़ा लाउड एंड क्लियर है। उसमें बड़े लाउड एंड क्लियर अंदाज में अदारों को बताया गया है कि किस किस अदारे ने क्या करना है और क्या नहीं करना, पॉलिटिकल मेक ब्रेक नहीं करना, ये खुलकर लिखा गया है। और आपको ये रईस ये भी बताऊं कि उस फैसले में वाजे तौर पर ये पता है आपको भी और मुझे भी कि कुल तो 14 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 4 करोड़ रुपए के बारे में पता चला कि ये तो सियासतदानों में तकसीम हुए, बाकी 10 करोड़ रुपए के बारे में वो तकसीम लिखी हुई है कि कौन सा पैसा किधर गया। तो FIA अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकी, उल्टा बंद करने की सिफारिश कर दी। ये बड़ी अफसोस। क्या FIA के पास ये इख्तियार है कि वो केस को बंद करने की सिफारिश कर दे? बिल्कुल FIA के पास कानूनी तौर पर यह इख्तियार है कि वो इसको बंद करने की सिफारिश करे, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि वो इसमें जो गिल्टी अफराद हैं उनको FIA के पास इस बात का इख्तियार भी था कि वो गिल्टी अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते, उनको गिरफ्तार करते, ताकि लोगों को पता लगता कि वाकई इंसाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, FIA है, उसने भी इंसाफ किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। FIA ने अपनी तहकीकात की, 2-3 दफा JIT बनी और टूटी, और अब इस सारे मामले को ही ठप किया जा रहा है। तो अगर इसमें FIA इसमें सिफारिश कर रही है और दूसरी तरफ दरख्वास्त दी गई है उनके अहले खाना की जानिब से, होगा क्या फिर? देखिए रईस, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको कहा कि मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही कि अगले भी कई साल तक शायद इसका कोई नतीजा निकले, लेकिन इसमें मैं एक बात और आपके गोश जरूर गुजारना चाहूंगा। इसमें जो इनिशियली क्रेडिट जाता था वो जाता था जनरल असद दुरानी को, कि जिन्होंने ये कन्फेस किया। सेनेटर रहमान मलिक जो आजकल सेनेटर हैं, उस वक्त FIA के अफसर थे, FIA के अफसर के सामने कन्फेस किया जर्मनी में, और उन्होंने फिर बाद में एक एफिडेविट दिया जिसको बाद में नसीरुल्लाह बाबर साहब ने इस्तेमाल किया और केस ये सामने आया, अजहर खान अदालत में ले गए। और जो असद दुरानी है उनको बुरा भला भी कहा जाता रहा इस पे कि उन्होंने एक कौमी राज जिसे कहे कि कौमी राज से पर्दा चा किया है। लेकिन असद दुरानी ने अभी ताज़ा एक और किताब भी लिखी है, पाकिस्तान एड्रिफ्ट, वो हम सबको पढ़नी भी चाहिए। उसके ऊपर रिव्यूज भी पाकिस्तान में जो सूरत हाल सेंसरशिप की है वो नहीं हो सके प्रॉपरली, लेकिन उस किताब में उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और वो उन्होंने लिखा है कि शायद वो ऐसा ना करते तो ज्यादा बेहतर होता। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल ये है कि जिन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया था वो भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि असद दुरानी नादिम है कि जो उन्होंने कन्फेशन किया, जो उन्होंने बात कही, वो उनको नहीं कहनी चाहिए? जी बिल्कुल, वो नादिम है, और शायद उसकी एक वजह यह है कि शायद उनका भी सोशल बाइकाट हुआ है, जो सर्कल्स हैं उनके। लेकिन ये सारी एक अलग की बात है, ये एक अलग बहस है। इस बात पे उनको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि वो आगे बढ़े और उन्होंने सच बोला, लेकिन पाकिस्तान के अदारों को बिलखसूस FIA को जरूर कंडेम किया जाना चाहिए कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया। जो गिल्टी थे उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था या उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जो जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला उसके बारे में वो वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करते। मेरे ख्याल में दोनों काम दुरुस्त नहीं हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इस पर अमल दरामद के बारे में कहा गया और वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, और अगर इस केस को बंद करने की एक तरफ सिफारिश की जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात कहां गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जिन सियासतदानों ने पैसे लिए हैं उनके बारे में तहकीकात की जाए, उनके बारे में इंक्वायरी की जाए। तो इन्होंने इंक्वायरी की है, कोई एक सियासतदान भी नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैंने पैसे लिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बैसियत वज़ीर आज़म इस केस के तफ्तीशी अफसर ने सवाल जवाब किया था। डॉक्टर उस्मान लाहौर के डायरेक्टर FIA थे, वो पूछने गए थे, फिर बाद में वो डिपोज हो गए और अभी वो गिरफ्तार हैं जब ये केस बंद करने की कोशिश की जा रही है। उनसे उनका मामला इसलिए भी कोई इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि कोई बराह रास्त अफराद नहीं मिले जो कहते हों कि हमने पैसे दिए हैं। जिन लोगों ने पैसे देने की बात की गई थी कि इन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को पैसे दिए हैं, वो मियां नवाज शरीफ का नाम लेने से गुरेजा हैं, वो बल्कि सामने आके उन्होंने FIA को ही बयान नहीं दिया। तो मामला इस तरह खत्म हो गया। जो बाकी लोग हैं वो भी आए हैं, उनसे बयानात लिए हैं,
किसी ने ये नहीं माना। हालांकि एक जो आबदा हुसैन साहब आए उन्होंने तो एक टीवी इंटरव्यू में भी तस्लीम कर लिया था कि उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन बाद में FIA के सामने उन्होंने अपने बयान से लाइलमी का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए। बहुत शुक्रिया आपका। एजाज सैयद, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इस पर बात करने के लिए कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी और अब यह मौकफ अपनाया PTI ने कि मजीद और बहुत ही ठोस और तस्दीक शुदा शवाहिद मौजूद हैं, दरख्वास्त वापस लेते हैं और अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्यों, किस लिए और सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत उन्हें, बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। आसिफ अली जरदारी की नाअहली के हवाले से दी जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो खुर्रमशेर जमान ने वापस ले ली और इस बुनियाद पर वापस ली कि मजीद ठोस शवाहिद मिल गए हैं और इन ठोस शवाहिद को लेकर वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तस्दीक शुदा भी है मकामी और बैन अक़वामी सतह पर। इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान साहब। बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा खुर्रम साहब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो बात कही गई है उसमें उनकी नाअहली की जो दरखास्त है वो वापस क्यों ली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? अच्छा देखिए, पहले जब ये दरख्वास्त दी थी तो कुछ चीज़ें आपको याद हों कि एक टीवी शो के ऊपर भी चीज़ें चली थी और मालूम चला था, पूरी कौम को मालूम चला था कि कुछ इनके असासे हैं जो कि एक अपार्टमेंट था जो कि डिक्लेयर नहीं है, और उसके बेसिस के ऊपर हमने जो है ये रेफरेंस हमने जमा कराया था। लेकिन फरीद साहब, जिस तरीके से वक्त गुजरता गया, ये 7-8 दिन 10 दिन कि जब आज 10 तारीख को हम यहाँ पर आए हैं, तो इस 10 दिन के दौरान ऐसे बहुत सारे और शवाहिद हमारे पास आ गए जिसको अब कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में कहेंगे, जिसमें फॉर्म B में जरदारी साहब ने जमा नहीं करवाए हुए थे, और वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। और हम समझते हैं कि अब ये मामला जो है एक बहुत अहम मामला हो गया है। उसके साथ साथ जो शवाहिद हमें मिले हैं वो तस्दीक भी हो गए हैं। पहले तो ये था कि तस्दीक कराने, तो वो तस्दीक भी हो गए, लोकली भी हो गए और इंटरनेशनली भी तस्दीक हो गई है उसकी। तो अब तो ये फरीद साहब एक ओपन एंड शट केस हो गया ना। अब हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसे फोरम पे हम इसको लेके जाएं कि जहाँ पे ये एक अपने मंतकी अंजाम पे जल्द से जल्द पहुंच जाए। और मुझे ये फीलिंग थी कि शायद इलेक्शन कमीशन में इस केस में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है इस बात पे कि अगर इस केस को हम लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत जल्द इसका फैसला आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे जो है पुराने फैसले रह चुके हैं। लिहाजा हमने, हमारी सीनियर लीडरशिप बैठी थी, उसमें तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने ये फैसला किया कि, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप कहते हैं तस्दीक शुदा शवाहिद भी हैं, इलेक्शन कमीशन में भी वहां से इलेक्शन कमीशन ही के पास आना है, वहां पे भी तो पूरा एक बेंच मौजूद है, वहां पे पूरा एक आपके पास 5 जज मौजूद हैं, वहां पे भी ये शवाहिद वहां दे दें आप। अच्छा देखिए, शवाहिद जाहिर है कि वही शवाहिद हैं कि जैसे कि फॉर्म B के अंदर आपकी जितनी भी जायदाद होती है, जो आपके असासे होते हैं, वो आपको सब डिक्लेयर करने होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो जाहिर है कि मैं असासों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, कोई और चीज़ के बारे में बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये चीज़ें हैं। अब जाहिर है मैं इस वक्त तो टू अर्ली है कि मैं आपको एक टेलीफोन कॉल के ऊपर नहीं बता सकता हूँ कि वो क्या शवाहिद है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि बहुत ही मजबूत चीजें हाथ में आई हैं। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत चीजें हाथ में आई हैं और आप इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि जल्द फैसला आएगा। कमर दिलशाद साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद है। सर ये बताइएगा जरा कि क्या ये दानिशमंदाना फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि ये दरख्वास्त नाअहली के इलेक्शन कमीशन से आप सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं? असूली तौर पर तो ठीक है, हर पार्टी को इस चीज की इजाजत दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन वो होती है पिटीशन। अब पिटीशन दाखिल की है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 199 के तहत। जब पिटीशन दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हियरिंग करने के बाद इस केस को वो भिजवा देगा वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 के तहत इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वो होती है आर्टिकल 183 जिसको कहते हैं आज खुद नोटिस लेना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो नाहल करार दे सकती है, जैसे नवाज शरीफ को नाहल करार दिया आर्टिकल 183 के तहत। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, ये आर्टिकल 199 के तहत जा रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो रास्ते इख्तियार करेगा, इनको एडवाइस करेगा कि आप थ्रू स्पीकर कौमी असम्बली भिजवाएं
या वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को कहेगा जी आप किसकी इंक्वायरी करें। ठीक है, जैसे बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब इस पर बात करने के लिए। और अब जरा बात करते हैं कुछ जाते जाते कि नून लीग की दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ जब अचानक दौरे किया करते थे, किसी जगह छापा मारते थे तो उस पर तनकीद की जाती थी और शहबाज शरीफ का लक़ब उनको दिया गया। लेकिन यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर हो रहा है, अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जा रही हैं, अस्पताल के दौरे कर रही हैं, अगर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं, किसी जगह छापा मार रहे हैं, अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब रात में जाकर अस्पतालों के अचानक दौरे कर रहे हैं, तो यह भी तो वही डगर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उसी डगर पर चल रही है। तो फिर बात यह और सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत के ऊपर, उस वक्त वजीर आला पंजाब के ऊपर उनको शहबाज शरीफ का लक़ब क्यों दिया गया और उनके ऊपर इस तरह की तनकीद क्यों की जाती रही। आज ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा भी सोचें कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो क्या ये कारकर्दगी जांचने के लिए कर रहे हैं या फिर शोबाजी हो रही है। इसी के साथ साथ जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो वसाइल को कम करने के हवाले से, बचत के हवाले से बात की गई थी, अब भी जो गवर्नर हाउसेज हैं उनके ऊपर उनके अखराजात उसी तरीके से हमने देखा कि जो 2 रोज पहले रिपोर्ट आई कि गवर्नर पंजाब की जो सिक्योरिटी है, सबसे ज्यादा 111 सिक्योरिटी एहलकार गवर्नर पंजाब या गवर्नर हाउस पंजाब में तैनात हैं। अब भी उसमें कोई कमी नहीं की गई है और जो तमाम मामलात और जो दावे, जितनी भी तनकीद की जाती थी नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब वो अपोजिशन में थी, आज का मुबेश वो तमाम बातें, वो तमाम चीजें उसी तरीके से मौजूदा हुकूमत उन्हीं कदम, उसी चीजों के ऊपर वही सारे काम कर रही है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म होता है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।